हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत मैंने काल विभाजन और नामकरण ये 2 टॉपिक करवा दी थी। तो आज जो हमारा प्रश्नोत्तर होगा इन्हीं पर आधारित होगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि मैंने आप सभी को लगभग 550 प्रश्नोत्तर जो है हिंदी साहित्य के करवाने हैं, और ये सीरीज़ जो है हमारी इसी प्रकार से चालू रहेगी। यानी कि हिंदी साहित्य के मैं और भी प्रश्नोत्तर जो है आपको इसी प्रकार से करवाऊंगी, ताकि आगे जो भी परीक्षाएं आए आपके लिए ये प्रश्न जो है लाभकारी सिद्ध हो। तो हिंदी साहित्य की आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यहाँ मैं किसी एक परीक्षा के बारे में नहीं बता रही हूँ कि यहाँ आप EMRS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न ज़रूरी है, या फिर बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न ज़रूरी है, UPHSC MPPSC। तो हिंदी साहित्य की आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि देखिए, परीक्षा में अभ्यर्थी जो है सबसे पहले इसी बात से घबराता है कि क्या ये प्रश्न हमारे में आएंगे। तो जी बिल्कुल ज़रूर, ये आपके प्रश्न पत्र में ज़रूर इस प्रकार के प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप ज़रूर इन प्रश्नों को देखिएगा। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा है? तो इसकी शुरुआत करने वाले जो हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले हैं, ये सबसे पहले शुरुआत की थी गारसादा तासी ने। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक निम्न में से कौन है? अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि गारसादा तासी ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो लेकिन इनका जो क्रम था, वर्णानुक्रम जो इन्होंने लिखा था, अंग्रेजी के ABCD के हिसाब से इन्होंने कवियों लेखकों का परिचय इसमें दिया था। वहीं पे अगर बात करें कि कालक्रम के अनुसार, तो इन्होंने वर्णानुक्रम अनुसार जो है विभाजित किया था। वहीं पे कालक्रम अनुसार जो विभाजित करने वाले थे वो थे जॉर्ज गिरिसन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो इनका विभाजन है वो 4 भागों में है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। तो इन 4 कालों में जो है इनका विभाजन जो है किया है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया है? तो यहाँ 2 प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। वहीं पे आदिकाल नाम देने वाले कौन है? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इस प्रकार के प्रश्न जो है अधिकतर पूछे जाते हैं कि किसने जो है क्या नाम दिया है आदिकाल को। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? तो आधुनिक हिंदी की बात हो रही है तो इसको शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है। ठीक है, आधुनिक काल ना कह के इसको इन्होंने गद्य काल कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल, यह चरण है लेकिन चारण होगा तो चारण काल 2 भागों में विभाजित किया है? तो संधि काल और चारण काल 2 भागों में बांटने वाले हैं वो हैं राम कुमार वर्मा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है? तो इसको अपभ्रंश काल कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इन दोनों ने जो है इसको आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को वीरगाथा काल इसलिए कहा क्योंकि अब हर बात को, या फिर अगर बात की जाए विद्वानों की, तो विद्वानों के द्वारा जिस भी काल को जो नाम दिया है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। तो
अब इसका क्या कारण है कि उन्होंने इसको वीर गाथा काल कहा है? क्योंकि इस युग में वीर गाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या था, इस युग में वीर रस का प्रचुर वर्णन हुआ है। तो वीर रस का, वीर राजाओं का, या फिर सभी कवि वीर थी। अब सभी चीज़ों में देखिए कितनी समानता है, लेकिन उनका जो पक्ष था इसको वीर गाथा काल कहने का, वो ये था कि यहाँ पे जो काव्य कृतियाँ रची गई इस युग में वो वीर गाथा प्रधान थी। ठीक है, तो ये इसका कारण हो गया। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है यहाँ पे सुमेलित करने वाला है। तो चलिए अब इसको सुमेलित करते हैं। आदिकाल को किसने क्या नाम दिया है? तो सबसे पहले वीर गाथा काल नाम देने वाले कौन हैं? तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सावंत काल राहुल संकृत्यायन। संधि चारण काल नाम देने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के द्वारा हुआ है, और ये प्रश्न जो है परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपको इस पर एक प्रश्न आए, चाहे इस प्रकार का मिलान आए, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न जो है आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो ये हमारा सही मिलान हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और जब मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ाना शुरू किया था तो रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है वो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि ये जो कथन है वो आप रट लीजिए कि किसके द्वारा कहा गया है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात निम्न में से किसने किया है? तो इसका सूत्रपात करने वाले थे गारसा दत्त तासी। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो ग्रंथ रचा गया उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास तो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, शुक्ल जी का जो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन है वो है सी, इस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर मत दीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए हमारा अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, सही है। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मनेरिया, सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, ये भी सही है। अब यहाँ पे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज गिब्सन, ये गलत है। ठीक है, हमारा उत्तर यही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? तो इसका जो सर्वप्रथम शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रचा गया, जो सबसे पहला रचा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, कि जो इसका पहला इतिहास लिखा गया उसका समय क्या है? तो उसका समय है 1839 ईस्वी। और सबसे पहला किससे लिखा है? तो गारसा दत्त तासी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। तो अगला प्रश्न है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो जिस इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है वो है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, अगला है नागरी पिचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इसके कुल 18 खंड हैं। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहा गया है।
क्योंकि इसमें भक्ति काल से संबंधित भक्ति पर आधारित जो है भक्ति भावना की जो प्रचुरता थी इस युग में बहुत अधिक थी और सबसे अधिक काव्य रचनाएं जो है इस युग में जो है मिलती है हिंदी साहित्य से संबंधित, तो इसको स्वर्ण काल कहा गया है। आदि काल में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित है? तो यहाँ आदि काल से देखिए नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, तो ये तीनों साहित्य जो है आदि काल में रचे गए हैं, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो आदिकाल की जो भाषा की बात हो रही है तो इस समय कौन सी भाषा थी? डिंगल तथा पिंगल। ठीक है, अब डिंगल किसका मिश्रित है और पिंगल किसका मिश्रित है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लेती है डिंगल का मिश्रण किससे हुआ है, पिंगल का किससे हुआ है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है आदिकालीन साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? तो आदिकाल में जो है वीर रस की रचनाएं रची गई थी लेकिन श्रृंगार रस की नहीं रची गई थी, तो यहाँ प्रमुख रस की बात हो रही है कि नहीं है, तो वो हो जाएगा श्रृंगार रस। वहीं पे अगर रीतिकाल होता तो इसका उत्तर श्रृंगार हो सकता था। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक काव्य ग्रंथ माना है? तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल, बाकी डॉक्टर दशरथ शर्मा, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, इन दोनों ने इसको प्रमाणिक माना है, लेकिन शुक्ल जी के द्वारा जो है इसको अप्रामाणिक माना गया है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, तो इसकी नायिका कौन है? तो नायिका इसकी है संयोगिता। अगला प्रश्न है आदिकाल के साहित्य में रासो का क्या अर्थ है? अब ये जो रासो शब्द है इसका अर्थ होता है वीर काव्य। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा पर कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया है। देखिए थोड़ा मिस्टेक है तो थोड़ा वो क्लियर नहीं है। तो शुक्ल जी ने जो है इसको किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा ये कहा है कि सांप्रदायिक शिक्षा के विरुद्ध में कहकर वीर गाथा काल में जो है इसको सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसको स्वीकार किया है। तो देखिए नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, इसको इन्होंने वीर गाथा काल में नहीं लिया है, लेकिन द्विवेदी जी ने लिया है, तो इसका उत्तर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब से प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1900 से। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा था? तो यहाँ पे बात हो रही है धार्मिक की, तो वो था कल्याण। ठीक है, अगला प्रश्न है विशाल भारत के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया था? तो यहाँ पे किसकी रचना को घासलेटी साहित्य कहा गया था? तो वो थे पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी रचना को घासलेटी साहित्य कहा गया। अगला है इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो निराला के द्वारा जो है सुधा पत्रिका का संपादन किया गया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया था? तो देखिए जहाँ तक सरस्वती पत्रिका की शुरुआत है वो 1900 में हुई थी, लेकिन इसका कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में संभाला था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? अब इनमें से अगर बात की जाए तो कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु युग की पत्रिका है।
अगला प्रश्न है, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? तो वो था हिंदी नवजीवन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक के संपादक रहे हैं? तो धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजकमल प्रकाशन की ओर से कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित हो रही है? तो वो है आलोचना पत्रिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति नहीं है? नहीं है की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता सही है। प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना ये सही है। धार्मिक साहित्य की रचनाएं लेकिन खड़ी बोली का प्रयोग ये जो है आदिकाल में नहीं हुई थी। तो यहाँ पे उत्तर ये हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है? तो सिद्धों की जो भाषा थी उसको क्या कहा गया था? संधा भाषा। ठीक है। विद्यापति रचित पदावली की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है मैथिली। अगला प्रश्न है, रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, तो दूसरा मुख्य रस कौन सा है? तो रासो काव्य में जहाँ वीर रस का वर्णन मिलता है वहीं हम इसका श्रृंगार वर्णन भी, श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे हिंदी का पहला कवि माना है? तो हिंदी का प्रथम महाकवि जो है चंद्रबरदाई को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो गोरखनाथ जो है मच्छिंद्रनाथ या फिर मत्स्येंद्रनाथ जो भी हम कह लें उसके शिष्य थे। गोरखनाथ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो गोरखनाथ जो है वो नाथ साहित्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ उत्तर भारत में आलाखंड के नाम से लोकप्रिय है? तो आलाखंड के नाम से लोकप्रिय है परमाल रासो। तो आपको प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है कि आलाखंड का अन्य नाम क्या है, बस आपको नाम याद रखना है। ठीक है। अगला है, किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन से हैं? तो आदिकाल को जो है खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले हैं वो है अमीर खुसरो। अपभ्रंश का भवभूति किस कवि को कहा गया है? तो वो कहा गया है पुष्पदंत को। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो वो है स्वयंभू को। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। बाकी के आगे के प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।